हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपने चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, जिसमें हम टिश्यू चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर रहे हैं और कुछ क्वेश्चंस आप डिस्कस कर चुके हैं, कुछ नए क्वेश्चंस आज हम यहाँ पर देखेंगे। तो देख लेते हैं अभी तक हमने क्या क्या चीजें समझी है इस चैप्टर में, ठीक है, और कौन कौन से आपने जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे प्रैक्टिस किए हैं। चलिए, हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन प्लांट्स आर। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं प्लांट्स में वो कैसे होते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है लोकलाइज्ड एंड परमानेंट होते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे नहीं है, सी कहता है लोकलाइज्ड एंड डिवाइडिंग सेल्स हैं। ऑप्शन नंबर डी कहता है ग्रोइंग इन वॉल्यूम। तो यहाँ पे आंसर ऑलरेडी आपकी स्क्रीन पे है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। लोकलाइज्ड एंड डिवाइडिंग सेल्स यहाँ पर होती हैं, ठीक है, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कहा गया विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस। निम्नलिखित में से एपिडर्मिस का फंक्शन कौन सा नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कहता है प्रोटेक्शन फ्रॉम एडवर्स कंडीशन। ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके थे जब हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो जो फर्स्ट डे हमारा था उसमें आपने क्वेश्चन सॉल्व किया था कि एपिडर्मिस का कार्य कौन सा नहीं है। सबसे पहला आता है प्रोटेक्शन, जो कि हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है कि यहाँ पर काम है, एपिडर्मिस का फंक्शन ये होगा। हमारे क्वेश्चन का आंसर सही नहीं है, लेकिन ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जो एपिडर्मिस है वो क्या करता है, जो वातावरणीय परिस्थिति होती है उसे सुरक्षा प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर बी कहता है गैसेस एक्सचेंज, गैसों का आदान प्रदान करने में। ऑप्शन नंबर सी कहता है कंडक्शन ऑफ वाटर, यानी कि वाटर के कंडक्शन में। एंड लास्ट है ट्रांसपिरेशन। तो आपने कहा था ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर आता है। कंडक्शन ऑफ वाटर यानी कि पानी का जो परिवहन है वो यहाँ पे एपिडर्मिस नहीं करता है। वो क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ ऊतक होते हैं जिन्हें हम जाइलम कहते हैं, और जाइलम यहाँ पे क्या करता है, पानी का कंडक्शन करता है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आया है क्वेश्चन नंबर 11, इसमें कहा गया है सिलेक्ट द इनकरेक्ट सेंटेंस। निम्नलिखित में से आपको गलत कथन को यहाँ पे क्या करना है, छांटना है। ऑप्शन नंबर ए कहता है ब्लड हैज मैट्रिक्स कंटेनिंग प्रोटीन सॉल्ट एंड हॉर्मोन्स। ब्लड में एक मैट्रिक्स होता है जिसमें प्रोटीन भी है, सॉल्ट भी है और हार्मोन भी है। तो सबसे पहले हमने कहा ब्लड क्या है और ब्लड का मैट्रिक्स क्या है। ब्लड दो चीजों से मिलकर बना है, प्लाज्मा और दूसरी आती है ब्लड सेल, ठीक है। ब्लड सेल्स आपकी 3 प्रकार की आती है। आपने कहा आरबीसी है, आपने कहा डब्ल्यूबीसी है, ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लेटलेट्स है। क्लियर है इतना। अब हमने कहा कि ब्लड है क्या। अगर मैं आपसे पूछूं रक्त या ब्लड क्या है, आपने कहा ये क्या है, एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है। क्या होगा, कनेक्टिव टिश्यू, जिसे आप क्या कहते हैं, संयोजी ऊतक कहते हैं। और कनेक्टिव टिश्यू किसका प्रकार है, एनिमल टिश्यू जब आपने पढ़ा था, एनिमल टिश्यू, ठीक है। आपने क्या एनिमल टिश्यू आपने पढ़ा था, एनिमल टिश्यू का प्रकार है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में आपने कहा आपके पास आता है ब्लड, और ब्लड जो है वो ये ब्लड के क्या आते हैं, कंपोनेंट्स आते हैं, ठीक है। अब आपसे कहा गया है कि आपने कहा था हर संयोजी ऊतक का जो होता है एक मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स का नेचर अलग अलग हो सकता है। मैट्रिक्स जो है वो हार्ड हो सकता है, टफ या रिजिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, या आपने कहा जेली जैसी संरचना या जेली जैसा हो सकता है, ठीक है। आपसे कहा गया है कि ब्लड में एक मैट्रिक्स होता है जिसमें क्या क्या है, यहाँ पे प्रोटीन है, सॉल्ट है एंड हॉर्मोन्स है। तो मैं बता दूं आपको कि ब्लड का जो मैट्रिक्स है वो क्या होता है, प्लाज्मा होता है। अब आपको ये देखना है कि प्लाज्मा में क्या प्रोटीन, सॉल्ट एंड हार्मोन होते हैं या नहीं होते हैं। तब तक हम आगे के ऑप्शन को भी पढ़ लेंगे, ठीक है। फिर हमने कहा 2 बोन्स आर कनेक्टेड बाय लिगामेंट। आपने कहा 2 जो बोन होते हैं वो लिगामेंट से जुड़ी हुई होती हैं। तो हमने याद किया था बी से, बी फॉर बोन, एल फॉर लिगामेंट एंड बी फॉर बोन, ठीक है। तो ठीक है, हमें लग रहा है सही है हमारा ऑप्शन। नेक्स्ट हमने कहा टेंडन आर नॉन फाइब्रस टिश्यू एंड फ्रेजाइल।
जो टेंडन है उसमें फाइबर नहीं होते हैं और फ्रेजाइल होता है, यानी कि मूवमेंट नहीं पाई जाती है। ठीक है, लास्ट कहता है कार्टिलेज इज अ फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कार्टिलेज क्या कनेक्टिव टिश्यू की फॉर्म है? हाँ है। जब आपने पढ़ा था बोन को, और आपने पढ़ा था यहाँ पर बोन और कार्टिलेज दोनों को। बोन एंड कार्टिलेज दोनों ही क्या है? कनेक्टिव टिश्यू हैं। ठीक है, तो क्या समझा आप इस बात से? आपने कहा कि यहाँ पर हमने सारे पॉइंट्स को समझा है और इसी के बेसिस पे हमारा जो ऑप्शन सही आता है वो आता है ऑप्शन नंबर सी, जिसमें कहा गया है कि जो टेंडन है वो नॉन फाइब्रस है, इनमें फाइबर नहीं पाए जाते और ये फ्रेजाइल होते हैं, यानी कि इनमें गति नहीं पाई जाती है। ठीक है, सबसे पहले तो हमने कहा कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है कि जो प्लाज्मा होता है उसमें प्रोटीन है, सॉल्ट है, हार्मोन है, करेक्ट आंसर है। दो बोन लिगामेंट से जुड़ी होती है, पीएलबी से हमें पता है। कार्टिलेज इज अ फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ये भी हमें पता है। हमने कहा कि टेंडन जो है अगर वो फ्रेजाइल होते, अगर उनमें कोई भी गति नहीं होती, तो हमने क्या कहा था, टेंडन का फंक्शन क्या कहा था, टेंडन क्या करेगा, मसल्स को बोन से जोड़ेगा। अब अगर टेंडन फ्रेजाइल होता तो आपने कहा मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हुआ और मसल्स ने किसे पुल किया है, यहाँ पे टेंडन को पुल किया। यही हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था जब हमने कहा था कि क्या होता है जब आप गति कर रहे हैं तो आपके हाथ और पैर मूव कर रहे हैं, तो इसमें से कौन सा जो कथन है वो सत्य है। तो आपने कहा था कि जो आपके स्केलेटल मसल्स है उसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ, उसने टेंडन को पुल किया और टेंडन ने बोन को पुल किया। तो अगर यहाँ पर आपने कहा टेंडन फ्रेजाइल होती तो क्या ये पॉसिबल हो पाता कि मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन और उसने क्या किया है, यहाँ पे टेंडन को पुल किया है? नहीं। तो हमने क्या कहा कि इनकरेक्ट सेंटेंस कौन है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे पूछा गया है कार्टिलेज इज नॉट फाउंड इन, ये क्वेश्चन भी आप कर चुके कि कार्टिलेज निम्नलिखित में से कहाँ नहीं पाया जाता है। आपने कहा नोज में, ईयर में, किडनी में, लैरिंक्स में। आपने कहा नोज में पाया जाता है, यही हमने एग्जांपल सबसे पहले हम नोज का और ईयर का ही देते, जो ईयर पिन्ना होता है आपका और जो आपकी नोज की ये मिड वाली जो बोन जैसा स्ट्रक्चर होता है। लैरिंक्स का भी हमने एग्जाम्पल लिया था, हमने एग्जाम्पल नहीं लिया था तो किडनी का नहीं लिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपने कहा फैट आर स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी एज, आपने कहा मानव के शरीर में वसा संचित होती है कैसे? आपसे क्या पूछा गया है? मानव के शरीर में वसा संचित होती है, लेकिन कहाँ होती है? आपसे पूछा गया क्यूबॉइडल एपिथेलियम में होती है, एडिपोज टिश्यू में होती है, बोन में होती है या कार्टिलेज में होती है? सबसे पहले तो ये सारे ही क्या है आपके एनिमल टिश्यू के एग्जाम्पल, क्योंकि हम मानव की बात करें, ठीक है, हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं, तो आपने कहा सारे ही ऑप्शन जो है आपके वो क्या आएंगे, एनिमल टिश्यू। इट मीन इनमें से कोई भी ऑप्शन सही हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले हमने कहा एपिथेलियम की अगर हम बात करें तो हमने कहा एपिथेलियम जो है यहाँ पर आउटर मोस्ट कवरिंग को बनाएगा, ठीक है, लाइनिंग को बनाएगा यहाँ पर। तो क्या एपिथेलियम में जो वसा है वो संचित हो सकती है? एडिपोज टिश्यू, बोन एंड कार्टिलेज, अगर हम इन तीनों की बात करें, हमने कहा अगर हम बात करें ठीक है, अगर हम बात करें इन तीनों की तो ये तीनों आते हैं आपके कनेक्टिव टिश्यू में, यानी कि संयोजी ऊतक के तीनों ही क्या है, संयोजी ऊतक के पार्ट हैं। ठीक है, अब जिसमें हमने बोला बोन एंड कार्टिलेज जो है उन्हें आपने साथ ही पढ़ा था, बोन एंड कार्टिलेज को आपने क्या कहा किया था, साथ पढ़ा था। एडिपोज को आपने क्या किया था, यहाँ पे अलग पढ़ा था। ठीक है, तो हमने कहा एडिपोज, अगर हम बात करें कनेक्टिव टिश्यू की तो कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या आपके पास आया था, अगर हम कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो उसमें आया था एरियोलर
सेकेंड जो आया था एडिपोज टिश्यू आया था, नेक्स्ट जो आया था वो आया था फ्लूइड आया था आपके पास, ठीक है। और नेक्स्ट में आपने पढ़ा था बोन एंड कार्टिलेज को, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा था, एरियोलर पढ़ा था, एडिपोज आपने पढ़ा था, ठीक है। फ्लूइड में आपने पढ़ा था बोन एंड लिम्फ को, बोन एंड लिम्फ को पढ़ा था। और नेक्स्ट में आपने पढ़ा था बोन एंड कार्टिलेज को पढ़ा था। ये आपके क्या थे, कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स आते हैं। तो आपने बोन एंड कार्टिलेज को अपने साथ में पढ़ा था, एडिपोज एंड एरियोलर अलग था, और फ्लूइड में आपने ब्लड और लिम्फ को पढ़ा था यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से वसा संचित कौन करता है। तो अगर हम सबके काम देखें तो काम क्या क्या होते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर, आपने कहा एपिथेलियल को, ठीक है। एपिथेलियम में हमने कहा था कि ये क्या करते हैं, इनका फंक्शन क्या, प्रोटेक्शन है, ठीक है। सिक्रेशन जहां पर हो रहा है और एब्जॉर्प्शन जहां पर हो रहा है, तो कुछ प्रकार की मूवमेंट के लिए भी क्या होते हैं, जैसे कि अगर हम सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू की बात करें तो ये मूवमेंट में भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो ये क्या था, इनका काम था, ठीक है। अब हमने कहा कि जो एपिथेलियल टिश्यू है उसका फंक्शन यहाँ पे हमने वसा के एस्पेक्ट में नहीं पढ़ा था। नेक्स्ट अगर हम बात करें एडिपोज, बोन और कार्टिलेज की, तो बोन एंड कार्टिलेज को आप जानते हैं। आपने कहा बोन आपके पूरे शरीर का जो एक फ्रेमवर्क है उसे करते हैं, आपको एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाते हैं, एक संरचना प्रदान करते हैं, ठीक है, पहला जो काम है। दूसरा हमने कहा कि जो बोन है यहाँ पर वो क्या करते हैं, मूवमेंट में हेल्पफुल होते हैं, क्लियर है यहाँ पे। तो बोन एंड कार्टिलेज को हमने पढ़ा था। बचा हमारे पास एडिपोज टिश्यू। तो आपने कहा कि आपने फ्लूइड में देखा कि ब्लड का क्या काम होता है, आपने बोन एंड कार्टिलेज को देखा इनका क्या काम होता है, आपने एरियोलर में देखा। तो एरियोलर में आपके क्या आते हैं, एरियोलर में जो टाइप आपने पढ़े हैं, आपने पढ़ा है टेंडोन एंड आपने पढ़ा है लिगामेंट, ठीक है, टेंडोन एंड लिगामेंट आपने पढ़ा है। बचा हमारे पास एडिपोज टिश्यू। अब क्योंकि टेंडोन और लिगामेंट का फंक्शन आप जानते हैं, आपने कहा एडिपोज टिश्यू क्या करते हैं, यहाँ पे फैट डिपॉजिट करता है। तो फैट डिपॉजिट से एक तो क्या होता है कि जो जिसमें जितना ज्यादा फैट डिपॉजिशन होगा उसे ठंड कम लगती है, ये आप देख भी सकते हैं कि क्या होता है जिसमें फैट डिपॉजिशन ज्यादा है। अब मोटे होने का मतलब हमेशा फैट डिपॉजिशन नहीं होता है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। किसी किसी का बॉडी स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है, बहुत एक्टिव भी अगर कोई इंसान है लेकिन वो फिर भी मोटा होता है। तो हमने कहा फैट डिपॉजिशन जिसमें ज्यादा होता है, एक तो उसे ठंड कम लगती है, तो आपको क्या होता है, बॉडी को इंसुलेट बनाता है यहाँ पर। तो आपका जो ऑप्शन बी है वो आपका क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा कि जो एडिपोज टिश्यू है वो क्या करता है, यहाँ पे फैट का डिपॉजिशन करता है। तो चलिए एक बार आप अपने आंसर को चेक कर लेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें कहा गया है बोन मैट्रिक्स इज रिच इन, यानी कि आपसे ये पूछा गया कि बोन का मैट्रिक्स किस चीज से बना है। आपने कहा फ्लोराइड एंड कैल्शियम, ऑप्शन नंबर बी है कैल्शियम एंड फास्फोरस, ऑप्शन नंबर सी है कैल्शियम एंड पोटेशियम, एंड ऑप्शन नंबर डी है फास्फोरस एंड पोटेशियम। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसा तो नहीं था कि आपने पोटेशियम की बात की थी, ऐसा यहाँ पे सेम पोटेशियम आ गया है, ठीक है। अब आपने कहा फ्लोराइड की भी आपने बात नहीं की थी, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। कैल्शियम एंड फास्फोरस की हम बात करते हैं, ठीक है, ना हमने पोटेशियम की बात की है ना ही हमने फ्लोराइड की बात यहाँ पर की है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा कि जो यहाँ पे बोन का मैट्रिक्स है वो बना होता है कैल्शियम एंड फास्फोरस से। इसी के साथ हमने कहा कि मैट्रिक्स का जैसा नेचर होगा वैसे आपको टिश्यू मिलता है, जैसे कैल्शियम एंड फास्फोरस कैसे होता है, टफ होते हैं, रिजिड या कठोर होते हैं, तो आपको हड्डी कठोर देखने को मिलती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स आर फाउंड इन, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन यानी कि ऐसी प्रोटीन जो कॉन्ट्रैक्ट होती होंगी, जिनमें संकुचन होता होगा, वो प्रोटीन पाई जाती हैं किस में, आपने कहा बोन में पाई जाती हैं, ब्लड में पाई जाती हैं, मसल्स में पाई जाती है, कार्टिलेज में पाई जाती हैं। आपने कहा अगर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन या जो संकुचन जिस प्रोटीन में संकुचन होता है वो प्रोटीन अगर किसी टिश्यू में पाई जाती है, इट मीन्स कि उस टिश्यू में भी कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है, यही तो मतलब हुआ। आपने कहा कोई एक चीज है, अब उसके अंदर क्या एक प्रोटीन है जिसमें कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो वो कॉन्ट्रैक्शन विजिबल होगा या नहीं होगा। तो
हम देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन किस चीज में होता है। क्या बोन में आपने कभी कॉन्ट्रैक्शन होते हुए देखा है? क्या आपकी जो बोन है वो कॉन्ट्रैक्ट हुई है कभी? कभी आपने देखा है कि आपकी जो इतनी बोन थी वो इतनी हो गई है? या आपने कहा कि आपके हाथ का ये जो साइज था ये क्या हो गया है, शॉर्ट हो गया है? क्या होता है? नहीं होता है, बोन में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है। अब आते हैं ब्लड में। क्या ब्लड में कॉन्ट्रैक्शन होता है? आप ध्यान दीजिए, कई बच्चे ये नहीं कहेंगे कि जो ब्लड है, ब्लड का थक्का जमता है तो वो भी कॉन्ट्रैक्शन है, वो कॉन्ट्रैक्शन नहीं है। ठीक है, ब्लड अगर अपने नॉर्मल कंडीशन में रहेगा तो उसका जो वॉल्यूम है यहाँ पर वो क्या होगा, सेम होगा। अपने का ब्लड में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है। कार्टिलेज जो है क्या उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है? कभी देखा है कि आपका जो ईयर पिन्ना है वो सिकुड़ कर कितना छोटा हो गया है, फिर वो रिलैक्स होकर के एक्चुअल कंडीशन में आ गया है? ऐसा नहीं आपने देखा होगा। आपने का कॉन्ट्रैक्शन हमने एक ही जगह देखा था जिसकी वजह से मूवमेंट होता है, वो है हमारी मसल्स, हमारी मांसपेशियां। ठीक है, एक्टिन एंड मायोसिन हमने कहा था इसमें पाए जाते हैं, और मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसीलिए हमें क्या देखने को मिलती है, यहाँ पे गति देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 आपके पास आता है, नर्वस टिश्यू इज नॉट फाउंड इन। अब ध्यान दीजिए, हमने पढ़ा था नर्वस सिस्टम की जब हमने बात की थी। ठीक है, हमने बात की थी एनएस यानी कि नर्वस सिस्टम की, और हमने कहा था नर्वस सिस्टम दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक में आता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और एक में आता है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के भी दो भाग होते हैं हमारे पास, जिसमें आपने कहा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपकी क्या आती है, नर्व्स आती हैं। ये जो नर्व्स होती है वो पूरी बॉडी में आपकी क्या होती हैं, फैली हुई होती हैं। तो हमने कहा था कि आपका नर्वस सिस्टम हर जगह पाया जाता है आपकी बॉडी में, क्योंकि नर्वस सिस्टम का एक्चुअली में फंक्शन क्या है कि जो भी आप फील करते हैं, आपने जो भी आपके चारों स्टिमुलस होते हैं, स्टिमुलस दोनों टाइप के आपके हो सकते हैं, वो बायोटिक होते हैं, एबायोटिक होते हैं, आप दोनों के प्रति क्या देते हैं, यहाँ पे रिस्पॉन्स देते हैं। आपने कहा कि आपने किसी खाने की बहुत अच्छी स्मेल आ रही थी, आपके मुंह में पानी आ जाता है, दैट इज रिस्पॉन्स। ठीक है, हमने कहा कि यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा ठंडा था और आपको बहुत ठंड लग रही है, वो भी एक रिस्पॉन्स है। तो आपने कहा ठंडा जो है, टेम्परेचर जो है वो एबायोटिक फैक्टर है, और आपने कहा जो यहाँ पे खुशबू है वो भी एबायोटिक फैक्टर है। लेकिन आपने कहा कि आपने किसी शेर को देखा या आपने सांप को देखा तो आप डर गए, तो वो भी क्या एक रिस्पॉन्स है। वो रिस्पॉन्स आपने किसके लिए दिया है, आपने कहा बायोटिक फैक्टर के लिए आपने दिया है। या फिर किसी ने आपको पीछे से ऐसे टैप किया और आप पीछे मुड़ते हैं, आपने क्या दिया है, रिस्पॉन्स दिया किसी व्यक्ति के लिए, वो भी क्या एक बायोटिक फैक्टर था, या फिर जो स्टिमुलस है वो बायोटिक स्टिमुलेशन कह सकते हैं। हमने कहा आपकी पूरी बॉडी में यहाँ पर क्या होने चाहिए या क्या होते हैं, आपकी बॉडी के सारे जो ऑर्गन है, सारे जो पार्ट हैं, फ्रॉम हेड टू टो, हमने कहा उसमें क्या होते हैं, सेंसेस होते हैं। आप फील कर सकते हैं, टच को फील कर सकते हैं, आप हीट को फील कर सकते हैं, आप कोल्ड को फील कर सकते हैं, ये सारी चीजें होती है। कभी ऐसा हुआ है कि हमारी बॉडी का कोई ऐसा पार्ट है कि जिसमें हमें फील नहीं हो रहा हो? ऐसा नहीं होता, ये एबनॉर्मल कंडीशन है। अगर जैसे आपने कभी देखा होगा, कुछ लोग कहते हैं कि मेरी एक उंगली जो है वो सुन्न हो गई, उसमें कोई फील नहीं आ रहा है, तो वो एबनॉर्मल कंडीशन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारी पूरी बॉडी के जो पार्ट हैं उनमें सेंसेस होते हैं, ठीक है, जो कि आउटर जो भी स्टिमुलस होते हैं, जो भी उद्दीपक होते हैं, उन्हें रिसीव करते हैं, हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं। अब हमारा ब्रेन डिसाइड करता है कि आपको किस उद्दीपक के लिए कैसा यहाँ पे रिस्पॉन्स देना है। ठीक है, क्लियर है। लेकिन हमने कहा फिर भी हमारी बॉडी में एक ऐसा पार्ट है जहाँ पर जो नर्वस टिश्यू है, अच्छा नर्वस सिस्टम जो बने होते हैं वो बने होते हैं यहाँ पर, आपने कहा नर्वस टिश्यू से। ठीक है, नर्वस टिश्यू जो बना होता है एक सेल से बना होता है जिसका नाम है न्यूरॉन। और न्यूरॉन का अगर आपने डायग्राम देखा होगा तो हमने इस प्रकार से एक न्यूरॉन का डायग्राम जो है वो इस प्रकार से आता है। ठीक है, क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स कहते हैं, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, इस पूरे भाग को हम क्या कहते हैं, इस पूरे भाग को हम कहते हैं सेल बॉडी या सोमा।
ठीक है, ये पूरा भाग जो है वो एक्सॉन आता है, ये माइलिन शीथ आपकी आती है, ये नर्व एंडिंग आती है। तो एक न्यूरॉन का डायग्राम ये हमने पढ़ा था और हमने कहा इसी प्रकार से बहुत सारे न्यूरॉन आपस में जुड़ करके नर्वस टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। अब आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से जो नर्वस टिश्यू है जो हमारी बॉडी के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, अगर ये काम नहीं करेगा तो आप क्या कहते हैं यहाँ पर, कंप्लीट पैरालिसिस की कंडीशन आप कहते हैं इसे, क्योंकि आपकी बॉडी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, आपकी बॉडी को कुछ फील नहीं हो रहा है। तो इस कंडीशन में हमने कहा कि यहाँ पर क्या है, कंप्लीट पैरालिसिस से कहते हैं। तो हमने कहा कि ये जो टिश्यू जो इतना इंपॉर्टेंट है वो किस पार्ट में नहीं पाया जाता है, ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, टेंडॉन्स है, नर्व्स है। इजी क्वेश्चन है जो आप सॉल्व कर चुके हैं। हमने कहा ऐसा तो नहीं है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड अभी आपने देखा था, नर्व्स आपने कहा ऑलरेडी क्या है, नर्वस सिस्टम का पार्ट है। हमारे पास एक ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर सी जो है टेंडॉन। यहाँ पर क्वेश्चन 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, आपने कहा नर्व सेल डज नॉट कंटेन, नर्व सेल में क्या नहीं होता, एक्सॉन नहीं होता, नर्व एंडिंग्स नहीं होते हैं, टेंडॉन्स नहीं होते हैं, डेंड्राइट्स नहीं होते हैं। अभी आपने डायग्राम देखा, एक्सॉन पढ़ा था, नर्व एंडिंग्स हमने पढ़ी थी, डेंड्राइट्स हमने पढ़े थे, हमने टेंडॉन नहीं पढ़ा था। तो ऑप्शन नंबर से यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, जिसमें आपसे कहा गया द मस्कुलर टिश्यू विच फंक्शन थ्रू आउट लाइफ कंटिन्यूसली विदाउट फटीग। आपने कहा वो मस्कुलर टिश्यू, ठीक है, उस मांसपेशी ऊतक का नाम बताइए जो हमेशा पूरी लाइफ काम करता है बिना थके, बिना एक मिनट रुके। यहाँ पर क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लिया, ऐसा नहीं होता, वो हमेशा थ्रू आउट द लाइफ काम करता रहेगा और बिना थके काम करेगा। उस टिश्यू का नाम आपको बताना है, उस मस्कुलर टिश्यू का नाम क्या है वो आपको देखना है। आपने क्या स्केलेटल मसल है, कार्डियक मसल है, स्मूथ मसल है या वॉलंटरी मसल्स हैं। अब ध्यान रखिए, हमने कहा स्केलेटल मसल को हम वॉलंटरी मसल्स कह सकते हैं। ए एंड डी जो है उसका मतलब एक ही है। स्केलेटल मसल्स का मतलब होता है वो मांसपेशियां जो आपके स्केलेटल सिस्टम में, आपके कंकाल तंत्र में लगी होती हैं, जो कि किसके लिए होती हैं, आपकी ऐच्छिक गतिविधियों के लिए या फिर आपके ऐच्छिक जो यहाँ पे गति होती है उसके लिए होते हैं। जो मूवमेंट हो रहा है वो हमारी मर्जी से होता है। हमने कहा ठीक है यहाँ पे मूवमेंट होता है, बट ऐसा तो नहीं कि हमेशा बिना थके काम करते, क्योंकि हमारे हाथ पैर थक जाते हैं, हम रेस्ट भी करते हैं। हमने क्या बोला था, बिना रेस्ट किए वो मसल्स हमेशा काम करती है जब तक कि जीवन रहता है। तो हमने कहा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी तो हट जाते हैं, क्योंकि हमारे जो कंकाल तंत्र है या हमारे हाथ पैर जो हैं वो क्या होते हैं, वो थकते हैं और हम रेस्ट भी करते हैं। ठीक है, अब आती है कार्डियक मसल एंड स्मूथ मसल। स्मूथ मसल्स में आपने क्या कहा था, आपने कहा जो आपके इंटरनल ऑर्गन आते हैं, या जो आंतरिक अंग आते हैं वो आते हैं। इसमें हमने एक एग्जाम्पल लिया था, हमारा पाचन तंत्र। तो क्या ऐसा है कि हमारा पाचन तंत्र हमेशा बिना एक मिनट रुके भी काम करता है? आप खाना खाएंगे तो ही आपका पाचन तंत्र काम करेगा। आपने फास्टिंग की है, 1 दिन की, 2 दिन की, 3 दिन की, लोग करते हैं, जैसे नवरात्रि में आप 9 दिन की फास्टिंग करते हैं। तो आपने कहा जब आप कुछ खाएंगे तभी आपका पाचन तंत्र काम करेगा, अगर आप खाएंगे नहीं तो आपका पाचन तंत्र काम नहीं करेगा। यानी कि वो क्या होगा, पाचन तंत्र का काम है पाचन करना। पाचन किसका करेगा, भोजन का करेगा। भोजन का पाचन तब होगा जब भोजन वहां पर आएगा। ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर क्या है, एक भी बिना एक सेकेंड रुके यहाँ पर पाचन तंत्र आपका काम कर रहा है। तो सबसे पहले तो ये समझिए, आपको इसका आंसर ऑलरेडी पता होगा। सबसे पहले तो ये समझिए, उस ये स्टेटमेंट क्या कहती है, उस मांसपेशीय ऊतक का नाम बताइए जो जीवन भर, ये जीवन भर है, बिना रुके व बिना थके काम करता है। चलिए, ऑप्शन तो हमारे पास एक ही बचा है, कार्डियक मसल। कार्डियक मसल कहाँ पाई जाती है, आपके हार्ट या हृदय में पाई जाती है। आपके हार्ट में पाई जाती है, आपके हृदय में पाई जाती है। ऐसा होता है, हमारा हार्ट हमेशा, हमारी हार्ट बीट चलती रहती है।
अब वो जैसे कोई एबनॉर्मलिटीज आ गई हैं तो कभी क्या होता है हार्ट रेट ज़्यादा हो जाती है, कभी हार्ट रेट कम हो जाती है, लेकिन हमारा जो हार्ट है वो हमेशा काम करेगा, हमेशा ही क्या करेगा, वो धड़कता रहेगा। अगर हमारे हार्ट ने धड़कना बंद कर दिया इट मीन्स कि क्या है, यहाँ पे डेथ हो चुके हैं उस जीव की। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही आएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। आपने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इज फाउंड इन द कार्टिलेजिनस टिश्यू ऑफ द बॉडी। निम्नलिखित में से कौन सी सेल जो है वो कार्टिलेजिनस टिश्यू में पाई जाती है? एग्जांपल है मास्ट सेल है, बेसोफिल है, ऑस्टियोसाइट है, कॉन्ड्रोसाइट है। आंसर ऑलरेडी आपकी स्क्रीन पे है, कॉन्ड्रोसाइट आपके पास आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, आपने कहा द डेड एलिमेंट प्रेजेंट इन द फ्लोएम इज। फ्लोएम में एक ही डेड एलिमेंट पाया जाता है, कौन सा? कंपेनियन सेल है, फ्लोएम फाइबर है, फ्लोएम पैरेन्काइमा है या सीव ट्यूब है? आपने कहा जहां पर फाइबर आएगा वहां पर आप क्या लिखेंगे? डेड सेल्स का नाम लिखेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, फ्लोएम फाइबर यहाँ पर करेक्ट आंसर आता है। आगे बढ़ते आपने कहा लॉन्ग ट्री हैज सेवरल ब्रांचेस। एक बड़ा पेड़ है, ठीक है, उसमें बहुत सारी क्या है, शाखाएं हैं। द टिश्यू दैट हैज इन द साइड अवे कंडक्शन ऑफ वाटर इन द ब्रांचेस। आपने कहा इतने बड़े पेड़ में पानी के कंडक्शन के लिए जो ऊतक उत्तरदायी है उसका नाम बताइए। एग्जाम्पल है कॉलेनकाइमा, जाइलम पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा है, जाइलम वेसल्स है। अब यहाँ पर आपके लिए जो ऑप्शन है वो थोड़ा टफ है, ठीक है, क्योंकि अगर सिर्फ ऐसा होता कि पैरेन्काइमा है, यहाँ पर आपने कहा कॉलेनकाइमा है, आपने कहा स्क्लेरेन्काइमा है, आपने कहा फ्लोएम है, आपने कहा जाइलम है, तो आप इजिली जो आंसर है उसे जाइलम को सिलेक्ट कर लेते। लेकिन यहाँ पे क्या है, जाइलम पैरेन्काइमा भी है, पैरेन्काइमा भी है और जाइलम वेसल्स भी है। तो आंसर ऑलरेडी आपकी स्क्रीन पे है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिए जाइलम पैरेन्काइमा या पैरेन्काइमा का काम है वहां पे स्टोरेज का, स्टोर करना। ठीक है, और कॉलेनकाइमा तो आपने कहा कि सिंपल परमानेंट टिश्यू का पार्ट है, तो पानी का या फूड का कंडक्शन कौन करेगा? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू करते हैं, एंड कॉलेनकाइमा है सिंपल परमानेंट टिश्यू का टाइप। तो लिख लूं मैं यहाँ पे, आपने कहा कॉलेनकाइमा और पैरेन्काइमा जो है वो है सिंपल परमानेंट टिश्यू या सरल स्थायी ऊतक। और अगर हम बात करें यहाँ पर जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम वेसल्स की, तो ये हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू या फिर जटिल स्थायी ऊतक। ठीक है, क्लियर है इतना? आंसर कैसे आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे? आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की, जिसमें कहा गया है फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू। प्लांट्स में फ्लेक्सिबिलिटी किसके कारण होती है? तो ध्यान रखिए जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है पौधों में लचीलापन होता है किसकी वजह से? आपने का जो लचीलापन होता है वो होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, जिसे आपने सरल स्थायी ऊतक कहा था, टिश्यू में से। ठीक है, अब एक कॉलेनकाइमा है, ठीक है, साइरेनकाइमा है, पैरेन्काइमा है एंड क्लोरेन्काइमा है, कायरोनकाइमा है। ठीक है, आपने कहा ये जो आपके नाम है, ठीक है, पैरेन्काइमा हम समझते हैं, हमने साइरेनकाइमा नहीं पढ़ा था, कायरोनकाइमा हमने नहीं पढ़ा था। पैरेन्काइमा का जो काम है वो है स्टोरेज, ठीक है, और कॉलेनकाइमा जो है वो होता है फ्लेक्सिबिलिटी या लचीलेपन के लिए उत्तरदायी होते हैं, यही हमने पढ़ा था। और जो कॉलेनकाइमा है वो क्या है? आपका एक प्रकार का सिंपल परमानेंट टिश्यू है। ठीक है, चलिए इतनी बात अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं सिंडा ब्लैंक में। ठीक है, यहाँ पर आपका, ठीक है, यहाँ पर आपके जो एमसीक्यूज हैं वो कंप्लीट होते हैं। आपने जितने भी एमसीक्यूज यहाँ पर सॉल्व किए हैं आप देखेंगे उनमें से कौन से कितने आपके सही आए हैं, कितने आपके गलत आए हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आपने इनमें पढ़े हैं और क्वेश्चंस कैसे आते हैं।
इसके बाद का जो टॉपिक है वो हमारा होगा फिल इन द ब्लैंक्स। उसे स्टार्ट करने से पहले एक बार आप अपने क्वेश्चन को देख लेंगे और उसे रिवाइज कर लेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, पढ़िए। सबसे पहले स्टेटमेंट देखिए, हमें पूछा गया है एपिकल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम एंड रूट्स एंड इंक्रीज द डैश ऑफ द स्टेम एंड रूट। बहुत इजी है, क्या करेगा? लेंथ। ठीक है, हमें पूछा क्या गया है? एपिकल मेरिस्टेम जो है, यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात हुई है और हमें कहा गया है कि एपिकल मेरिस्टेम है वो यहाँ पर स्टेम और रूट के टिप पे पाए जाते हैं, जिसे हम कहते हैं रूट टिप एंड शूट टिप। ठीक है, वो क्या करेगा? वो यहाँ पे इंक्रीज करता है डैश को। क्या इंक्रीज करेगा? ऑब्वियस सी बात है, लेंथ को इंक्रीज करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा स्टेटमेंट आता है, नेक्स्ट है द डैश मेरिस्टेम हैज टू इंक्रीज द गिर्थ ऑफ द स्टेम और रूट। आपने कहा कि डैश मेरिस्टेम वो कौन सा मेरिस्टेम है जो तने और रूट की गिर्थ को या मोटाई को बढ़ाता है। तो हमने क्या बात की थी यहाँ पर? लेटरल मेरिस्टेम की बात की थी यहाँ पे। लेटरल मेरिस्टेम हमारे पास आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपने कहा द प्रोसेस बाय विच सेल्स टेक अप द परमानेंट शेप साइज एंड फंक्शन इज कॉल्ड। आपने कहा वो प्रक्रिया जिसके द्वारा जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं वो परमानेंट शेप और साइज को गेन कर लेते हैं और अब उनमें डिवाइड होने की कैपेसिटी नहीं है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? हमने कहा उसे हम विभेदन कहते हैं या फिर स्पेशलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, फोर्थ जो स्टेटमेंट आपके पास है, आपने कहा लार्ज एयर कैविटीज प्रेजेंट इन पैरेन्काइमा ऑफ एक्वेटिक प्लांट गिव डैश टू द प्लांट्स टू हेल्प देम फ्लोट। आपने कहा पैरेन्काइमा है और हमने कहा था जो पैरेन्काइमा है उसकी सेल्स इस प्रकार से होती हैं। ठीक है, इस प्रकार से है। इनके बीच में इंटरसेल्युलर स्पेस बढ़ जाता है, बहुत इंटरसेल्युलर स्पेस बढ़ जाता है। ठीक है, इस स्थिति में ये क्या करते हैं, जो जलीय पौधे होते हैं उन्हें डैश प्रोवाइड करते हैं जो कि उन्हें फ्लोट करने में मदद करती है, तैरने में मदद करती है। तो क्या प्रोवाइड करते हैं? बायोन से प्रोवाइड करते हैं और इस प्रकार के पैरेन्काइमा को हम क्या कहेंगे? यहाँ पे एरेन्काइमा कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉलेनकाइमा इज अ डैश टिश्यू प्रेजेंट इन प्लांट विच प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स। आपने कहा कॉलेनकाइमा क्या है? एक प्रकार का सिंपल परमानेंट टिश्यू है जो कि पौधे में प्रेजेंट होता है और पौधे को लचीलापन प्रोवाइड करता है। आपने कहा द हस्क ऑफ कोकोनट इज कंपोज्ड ऑफ डैश टिश्यू। जो कोकोनट का हस्क होता है, जो नारियल है, उसके जो रेशे होते हैं वो किससे बने होते हैं? आपने कहा डेड टिश्यू जो है या वो टिश्यू जिसमें डेड सेल्स पाई जाती हैं, क्या नाम है उसका? स्क्लेरेन्काइमा है, उससे बना हुआ होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपने कहा टू किडनी शेप सेल्स कॉल्ड डैश शेल्स एंड क्लोज द स्टोमेटा। दो किडनी के आकार की जो कोशिकाएं हैं जो कि स्टोमेटा को क्या करती हैं, जिसमें जो स्टोमेटा है वो एनक्लोज होता है, उसे हम क्या कहते हैं? गार्ड सेल कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा ये गार्ड सेल्स है, ये तो है स्टोमेटा। ठीक है, और ये दोनों हैं गार्ड सेल। ठीक है, इजी है। आगे बढ़ते हैं। आपने कहा सेल्स ऑफ कॉर्क आर डेड एंड हैव अ केमिकल कॉल्ड डैश इन देयर वॉल्स दैट मेक्स द इम्परवियस टू गैसेस एंड वाटर। क्या कहा था? सुबेरिन कहा था। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अभी कहा द डैश पैरेन्काइमा स्टोर फूड एंड हेल्प्स इन द साइडवेज कंडक्शन ऑफ वाटर। ऑप्शन हमारे क्या आया था? जाइलम आया था। कंडक्शन ऑफ वाटर में क्या आएगा? जाइलम हमारे पास आएगा। नेक्स्ट है द इसोफिगस एंड अ लाइनिंग ऑफ माउथ आर कवर्ड विद द डैश एपिथेलियल टिश्यू। अपने का स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। तो यहाँ पर हमने काफी सारे क्वेश्चंस को रिवाइज कर लिया है। इसके इन क्वेश्चंस के माध्यम से आपका जो टॉपिक है वो पूरा रिवाइज हो गया होगा, आपको समझ आ गया होगा कि क्वेश्चंस आपके पास कैसे आते हैं। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको क्या करना है? रिवाइज करते रहना है और क्वेश्चंस को लगाते रहना है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।